नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का जो टॉपिक है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1204 ईस्वी तक को पढ़ाऊंगा। क्योंकि लॉकडाउन में क्या है कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि घर बैठे क्या करते हैं, दिन भर अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को सामग्री संप्रेषण करें। इससे बच्चों का फायदा भी हो। एक एक चीज़ आपको जैसे मैं कक्षा में पढ़ाता था आपको इसे पूरी तरह से पढ़ाऊंगा। तो स्वर्णिम भारत में प्रारंभ से जो 1204 ईस्वी है उसमें जो पहला टॉपिक है वो महाजनपद काल है। तो थोड़ा सा हम इसका थोड़ा सा पूर्व ज्ञान देख लेते हैं कि क्योंकि इतिहास में क्या है, इतिहास सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको हम जहां तक सीक्वेंस से पढ़ते नहीं है तो याद नहीं होता। और सीक्वेंस से पढ़ने से ये इतिहास हमें जरूर याद होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। बांटा गया है या बांटते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो अध्ययन की दृष्टि से हम प्यारे बच्चों इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों पे आधारित है। और ये प्रागैतिहासिक काल है जो कि पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, और
सभ्यता, इसके अंतर्गत आती है। इस काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल, यहां से लिखित साक्ष्य का विवरण मिलता है। यानी कि इतिहास यहां से शुरू होता है, ऐतिहासिक काल से। अब जो देखिए महाजनपद काल है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, पाषाण काल था। मानव पाषाण उपकरणों के द्वारा शिकार करता था। तो देखिए मानव यहां से समूह में बना सीखा, यहां से तो यहां समूह का निर्माण यहां से होता है, इस जगह से। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जिसका जो कालखंड रहा है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऋग्वैदिक सभ्यता और है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसका जो कालखंड है, ये कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक सभ्यता की जब इसका है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये बच्चों, और ये जो है 600 से फिर आज तक 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक लगातार ऐतिहासिक काल है। अब अध्ययन की दृष्टि से हम जब इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें देखते हैं कि मानव पाषाण काल में मानव समूह में रहना सीख गया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया इसका। और इसका जो कालखंड है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व रहा। फिर उसके बाद में ये लुप्त हो जाती है, वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता जो है वो भी दो भागों में, एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये और 600 ईसा पूर्व के बाद में जो ऐतिहासिक काल शुरू होता है, जो लिखित विवरण है, उसके बाद में
लिपि का ज्ञान हो जाता है। हम देखते हैं कि मानव ने यहाँ से समूह में रहना सीख गया था। मानव ऋग्वेदिक समाज जो सभ्यता की बात करें तो समाज परिवार से भी छोटी इकाई थी। यहाँ पर परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई थी। और इस परिवार ने मिलकर एक कुल का निर्माण किया। इसी परिवार ने मिलकर किसका निर्माण किया? कुल में एक कबीला में, कुल कहो या फिर कबीला कहो, कुल या कबीला, कुल या कबीले ने जन का निर्माण किया। यहां तक तो ऋग्वेदिक सभ्यता में कुल और या कबीला ही था। जब हम उत्तर वैदिक सभ्यता में जाते हैं तो इस कबीले से जन का निर्माण हो जाता है। और इसी उत्तर वैदिक सभ्यता में 3-4 जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं। और 3-4 जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो ये महाजनपदों के निर्माण की ये स्टेप थी कि भाई महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये पूरा ये एक हमें पूर्व ज्ञान था इसका, कि पूर्व ज्ञान बिना किसी भी चीज को जोड़ने में पूर्व ज्ञान बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से मानव समूह में रहना लग गया। फिर यहाँ ऋग्वेदिक सभ्यता में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। और परिवार दो चार परिवार मिलकर कुल कबीले का निर्माण होता है। और एक कबीला है, जो कबीला समाज था, एक जन का निर्माण करता है और जन से जनपद बनते हैं। और जनपद से महाजनपदों का निर्माण होता है। ये महाजनपद की निर्माण की प्रक्रिया है। तो आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों आगे देखते हैं। देखिए कैसे बनता है। देखिए, ये समूह से हम चलते हैं कुल या कबीला। कुल या कबीले से है, जब उसका बड़ा रूप होता है तो ये जन, और जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। इसका निर्माण हो जाता है महाजनपद का। तो ये स्टेप होती है कि इस मानव पाषाण काल में मानव समूह में रहना सीख गया था। उसके बाद में जब हमने देखा कि ऋग्वेदिक सभ्यता है, वहां कुल या कबीले में रहता था मानव, तो कुल या कबीले ने जन का निर्माण किया। और जन का निर्माण होने से 2-4 जन मिले तो जनपद बन गया। जनपद से महाजनपदों का निर्माण हो गया। ये इसकी क्रमबद्धता थी।
महाजनपद काल की। अब देखो हम इसका पहले तो परिचय पढ़ेंगे पाठ का, उसके बाद में महाजनपदों की राजधानियां, और फिर देखेंगे राजस्थान के जनपद, तो बच्चों परिचय में बताता हूं आपको कि हमारा जो भारत का जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज भी जब खुदाई होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी उसकी आज भी हमें अवशेष मिलते हैं। और भारतीय संस्कृति की जो है छाप है विश्व में पूरे विश्व में फैली हुई थी प्राचीन समय से। स्वर्णिम भारत में प्रारंभ से जो 1200 ईस्वी था बिल्कुल स्वर्णिम भारत था, गोल्डन भारत था, क्योंकि उस समय भारतीय जो व्यापारी थे वो विदेशों में व्यापार करने जाते थे और वहां से, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। यहाँ से गर्म मसाले, सूती कपड़े, मलमल यहाँ से निर्यात होती थी और वहां से सोना आता था। सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था रोम से होता था हमारा भारत का व्यापार। तो हम भारतीय धन धान्य से परिपूर्ण थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था बच्चों क्योंकि भारत में सबसे पहले वेदों की रचना हुई है और वेद अपरोक्ष हैं, यानी कि देवताओं के द्वारा रचे गए हैं। तो परिचय में ही चल रहा है अपना। नेक्स्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत जो काल है, वो जो काल है और समय है वो हमारे भारत के लिए स्वर्णिम काल रहा है। और हम जब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लोगों ने समय सड़कें, पक्की सड़कें, पक्के मकान, उनको पूरी जानकारी थी उस समय भी। तो भारतीय संस्कृति जो है वो अतीत में भी गौरवशाली रही है। अब एक और बात देखते हैं कि भाई भारतीय राजा थे, उन्होंने विदेशों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहां पर साम्राज्य स्थापित किया। और जो विदेशी जो समुद्र के बीच में जो द्वीप थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था क्योंकि वहां पर भारतीय राजाओं का शासन था। तो ये तो हमें परिचय में था। इसके बाद में 6वीं शताब्दी ईस्वी एक ये महान हलचल और परिवर्तन का काल था, क्योंकि ये महाजनपद का काल था और इसमें संघर्ष का भी काल था। एक दूसरे से ये जो जनपद हैं अपनी शक्ति का वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। और इसमें फिर देखते हैं अपन मगध का उत्कर्ष होता है, ये बात की बात है। तो हम देखते हैं कि महाजनपद काल है जो यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूरी तरह से हलचल और परिवर्तन की शताब्दी थी और महाजनपदों की राजधानी था। तो ये से 16 महाजनपद थे और उस समय ऐसा कोई भी सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो कि इन पर शासन कर सके। तो 16 भारत जो है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग जनपदों में बटा हुआ था। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे महाजनपद, और फिर उनकी राजधानी, यहाँ पर राजधानी। तो सबसे पहले है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। फिर है अंगी चंपा,
ये मगध, मगध की राजधानी राजगृह गिरिवच। गिरिवच। फिर है साहब मत्स्य। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। फिर है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। ये राजा तक बर्थ का बेटा था तक्ष, उसने शायद था। और ये है आगे कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। फिर है चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। फिर है उज्जैन, इसकी अस्मक, अश्मक जनपद की राजधानी थी पोर्टल पोर्टली, पोर्टली, पोतन, पोतन सॉरी, पोतन या पोर्टले, पोर्टली। इसके अलावा नो है काशी, मगध, गंधार, कंबोज, अस्मक। कौशल, कौशल जनपद की राजधानी थी